नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्स धम्मसंगानि मातिका। आज एक बार फिर विश्व कई अस्थिरताओं और आशंकाओं से घिरा है। ऐसे में बुद्ध न केवल प्रासंगिक है बल्कि अपरिहार्य भी बन चुके हैं। भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। और आज मैं बड़े विश्वास से कहता हूं, पूरे विश्व को युद्ध में नहीं बुद्ध में ही समाधान मिलेंगे। पिछले 10 वर्षों में भारत के ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थस्थानों से लेकर दुनिया के अलग अलग देशों तक, नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली के दर्शन, मंगोलिया में उनकी प्रतिमा के अनावरण से लेकर श्रीलंका में वैशाख समारोह तक, मुझे कितने ही पवित्र आयोजनों में शामिल होने का अवसर मिला है। मैं मानता हूं, संघ और साधकों का ये संग, ये भगवान बुद्ध की कृपा का ही परिणाम है। पाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का ये दर्जा, शास्त्रीय भाषा का ये दर्जा, पाली भाषा का ये सम्मान भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। आप सभी जानते हैं, अभिधम्म धम्म के निहित है। धम्म को, उसके मूल भाव को समझने के लिए पाली भाषा का ज्ञान आवश्यक है। धम्म यानी बुद्ध के संदेश, बुद्ध के सिद्धांत। धम्म यानी मानव के अस्तित्व से जुड़े सवालों का समाधान। धम्म यानी मानव मात्र के लिए शांति का मार्ग। धम्म यानी बुद्ध की सर्वकालिक शिक्षाएं। और धम्म यानी समूची मानवता के कल्याण का अटल आश्वासन। पूरा विश्व भगवान बुद्ध के धम्म से प्रकाश लेता रहा है। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से पाली जैसी प्राचीन भाषा, जिसमें भगवान बुद्ध की मूल वाणी है, वो आज सामान्य प्रयोग में नहीं है। भाषा केवल संवाद का माध्यम भर नहीं होती। भाषा सभ्यता और संस्कृति की आत्मा होती है। पाली भाषा को सही स्थान मिलने में 7 दशक ऐसे ही नहीं लगे। लेकिन साथियों, देश अब उस हीन भावना से मुक्त होकर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। देश इसी बदौलत बड़े फैसले कर रहा है। इसलिए आज एक और पाली भाषा को
शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है तो साथ ही यही सम्मान मराठी भाषा को भी मिलता है। भारत की ये भाषाएं ही हमारी विविधता को पोषित करती है। अतीत में हमारी हर भाषा ने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। आज देश ने जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई है वो भी इन भाषाओं के संरक्षण का माध्यम बन रही है। देश के युवाओं को जब से मातृभाषा में पढ़ाई का विकल्प मिला है, मातृभाषाएं और ज्यादा मजबूत हो रही है। आज भारत तेज विकास और समृद्ध विरासत के दोनों संकल्पों को एक साथ सिद्ध करने में जुटा हुआ है। भगवान बुद्ध से जुड़ी विरासत का संरक्षण इस अभियान की प्राथमिकता है। आप देखिए, हम भारत और नेपाल में भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को बुद्ध सर्किट के रूप में विकसित कर रहे हैं। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शुरू किया गया है। लुम्बिनी में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का निर्माण हो रहा है। लुम्बिनी में ही बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में हमने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज की स्थापना भी की है। बोधगया, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, सांची, सतना और रीवा जैसे कई स्थानों पर कितने ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। देश की पिछले 10 वर्षों में हम 600 से ज्यादा प्राचीन धरोहरों, कलाकृतियों और अवशेषों को दुनिया के अलग अलग देशों से वापस भारत लाए हैं। 600 से ज्यादा, और इनमें से कई अवशेष बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी बुद्ध की विरासत के पुनर्जागरण में भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता को नए सिरे से प्रस्तुत कर रहा है। भारत की बुद्ध में आस्था केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता की सेवा का मार्ग है। दुनिया के देश जो भी बुद्ध को जानने और मानने वाले लोग हैं, उन्हें हम इस मिशन में एक साथ ला रहे हैं। मुझे खुशी है, दुनिया के कई देशों में इस दिशा में सार्थक प्रयास भी किए जा रहे हैं। म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड समेत कई देशों में पाली भाषा में टीकाएं संकलित की जा रही है। भारत में भी हम ऐसे प्रयासों को तेज कर रहे हैं। पारंपरिक तरीकों के साथ साथ हम पाली को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल आर्काइव्स और ऐप्स के जरिए भी प्रमोट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बुद्ध बोध भी है और बुद्ध
शोध भी है। इसलिए हम भगवान बुद्ध को जानने के लिए आंतरिक और एकेडमिक दोनों तरह की रिसर्च पर जोर दे रहे हैं और मुझे खुशी है कि इसमें हमारे संघ, हमारे बौद्ध संस्थान, हमारे भिक्षुगण इस दिशा में युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये कदम भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ में बुद्ध धम्म पर आधारित गहन शोध को भी प्रोत्साहन देगा और विशेषकर पाली के प्राचीन साहित्य को विश्व के पटल पर लाने में सहयोगी होगा। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके वचनों को संरक्षित और संकल्पित करने का प्रयास किया गया, जिसे त्रिपिटक या 3 पिटकों के नाम से जाना जाता है। इनमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल हैं। अभिधम्म पिटक मानसिक और नैतिक शिक्षाओं का वैज्ञानिक और सुस्पष्ट विवरण प्रस्तुत करता है। समय के साथ बुद्ध की शिक्षाओं के अर्थ और सार में भी परिवर्तन हुए हैं। पाली भाषा के ज्ञान से प्रारंभिक बौद्ध शिक्षाओं और बदलावों के तुलनात्मक अध्ययन की क्षमता भी निश्चित रूप से विकसित होने वाली है। वर्तमान समय संघर्षों, आर्थिक अभावों, जलवायु से जुड़ी आपदाओं और अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ है, जिसका सामना हम सभी को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में करना होता है। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि संसार बुद्ध के उपदेशों को और अधिक गहराई से समझें और अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास करें। मुझे पूरा विश्वास है कि पाली भाषा की समृद्धता हमारे जीवन को बुद्ध के उपदेशों से प्रकाशित करेगी और विश्व में शांति और संतुलन को और अधिक सुनिश्चित करेगी। शरणं गच्छामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्स। धम्मसंगानि मातिका। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं। पाली भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषाओं में एक है, जिसे भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। पाली भाषा दीर्घकाल तक राज्य भाषा के रूप में भी गौरवान्वित रही है। पाली को आमतौर पर एक प्राचीन भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रारंभिक युग से कोई भी अभिलेखीय या पांडुलिपि साक्ष्य नहीं बचा है। खोजे गए पाली के सबसे पुराने नमूने 5वीं से 8वीं शताब्दी के शिलालेख हैं, जो मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया, विशेष रूप से मध्य सियाम और निचले बर्मा में स्थित है। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में ही उपदेश दिए हैं। अशोक के समय में इसकी बहुत उन्नति हुई। उस समय इसका प्रचार भी विभिन्न बाह्य देशों में हुआ। अशोक के समय सभी लेख पाली भाषा में ही लिखे गए थे। यह कई देशों जैसे श्रीलंका, बर्मा आदि देशों की धर्म भाषा के रूप में सम्मानित हुई। इसका प्रमाण सम्राट अशोक के शिलालेखों और स्तंभों से प्राप्त होता है। बुद्ध काल में पाली भाषा भारत के जनमानस की भाषा थी। तथागत बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में ही दिए हैं। पाली भाषा का उद्भव गौतम बुद्ध से लगभग 300 वर्ष पहले ही हो चुका था, किंतु उसके प्रारंभिक साहित्य का पता ही नहीं लगता। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य प्रारंभिक अवस्था में कथा, गीत, पहेली आदि के रूप में रहता है और उसकी रूपरेखा तब तक लोगों को जबानी याद रहती है जब तक कि वह लेखबद्ध या ग्रंथारूढ़ न हो जाए। इस काल में पाली भाषा की जैसे उत्पत्ति हुई वैसे ही विकास भी हुआ। प्रारंभ से लेकर लगभग 300 वर्ष तक पाली भाषा जनसाधारण के बोलचाल की भाषा रही।
किंतु जिस समय भगवान बुद्ध ने इसे अपने उपदेश के लिए चुना और इसी भाषा में उपदेश देना शुरू किया, तब ये थोड़े ही दिनों में शिक्षित समुदाय की भाषा होने के साथ साथ राजभाषा भी बन गई। पाली शब्द का सबसे पहला व्यापक प्रयोग हमें आचार्य बुद्ध घोष की अट्ट कथाओं और उनके विशुद्धि मग्ग में मिलता है। वहाँ यह बात अपने उत्तरकालीन भाषा संबंधी अर्थ से मुक्त है। आचार्य बुद्ध घोष ने 2 अर्थों में इसका प्रयोग किया है। पाली भाषा की जड़ें प्राचीन भारत में बौद्ध और जैन परंपराओं से जुड़ी हैं। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में दिए, जिससे यह भाषा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का अहम माध्यम बन गई। बौद्ध ग्रंथों, विशेषकर त्रिपिटक को पाली भाषा में संरक्षित किया गया, जो बुद्ध के उपदेशों और धार्मिक सिद्धांतों का संग्रह है। पाली का सबसे पहला उल्लेख बुद्ध घोष की टीकाओं में मिलता है, जबकि इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ इसे मगधी भाषा से जुड़ा मानते हैं, जबकि अन्य इसे आम जन की भाषा बताते हैं। पाली का अध्ययन प्राचीन भारत के इतिहास, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के साथ पाली का प्रचार भारत से बाहर भी हुआ और आज यह भाषा श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, जापान, तिब्बत और अन्य बौद्ध बहुल देशों में व्यापक रूप से पढ़ाई जाती है। पाली भाषा की महत्ता उसके समृद्ध साहित्यिक योगदान और प्राचीन भारतीय ज्ञान को संरक्षित करने में निहित है। पाली भाषा में रचित साहित्य बौद्ध धर्म की धार्मिक धरोहर को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिपिटक है, जो 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड विनय पिटक भिक्षुओं के लिए धार्मिक नियमों और नैतिक आचरण को तय करता है। दूसरा खंड सुत्त पिटक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, जबकि तीसरा खंड अभिधम्म पिटक मन और ज्ञान के गहन विश्लेषण से संबंधित है। पाली साहित्य में जातक कथाएं भी शामिल हैं, जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों को प्रस्तुत करती है। ये कहानियाँ भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं और उनमें नैतिकता, धर्म और समाज के मूलभूत सिद्धांतों को वर्णित किया गया है। पाली भाषा के माध्यम से बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जन जन तक पहुंची और इससे जुड़ा साहित्य भारत के प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक विचारों को आज भी संजोए हुए है। पाली भाषा संपूर्ण मध्य देश की साहित्यिक भाषा थी। उस पर कोसल, मगध, काशी, पांचाल, करु, वत्स, सुरसेन, शाक्य, कोलिय, मल, वज्जी, विदेह, अंग आदि जनपदों और गणों की प्रादेशिक बोलियों का प्रभाव था। अतः हम कह सकते हैं कि पाली भाषा मध्य देश की भाषा थी और मध्य देश ही उसका उद्गम स्थान था। वैसे भी भाषा किसी खास नगर या देश की वस्तु नहीं होती, वह तो समुदाय, जन एवं देश से अपना संबंध रखती है। पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से इस प्राचीन भाषा के पुनरुत्थान के प्रयासों को नई दिशा मिलेगी। यह पाली के समृद्ध साहित्यिक योगदान को संरक्षित करने और इसके अध्ययन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके तहत सरकार विभिन्न योजनाओं को लागू कर इस भाषा के शोध, अध्ययन और प्रचार को प्रोत्साहित करेगी। इसके माध्यम से पाली भाषा के महत्व को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पुनर्स्थापित किया जाएगा। संघं शरणं गच्छामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्स धम्मसंगानि मातिका।